जनाब कितने लोग आ गए हैं? सुनील आ चुके हैं। देखिए, हम मैं जो बात कर रहा था ना आपसे कि वो ये वही बातें हैं जो आप ज़िंदगी में सुनते रहे होंगे अपने बुजुर्गों से, अपने टीचर से कि जज़्बातियत नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिवली सोचो चीज़ों के ऊपर। कभी भी कोई गुस्से के अंदर कोई फैसला ना करो। अ, उसके ऊपर बाद में पछताना पड़ता है। यही चीज़ आपकी कम्युनिकेशन में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई ख़त पढ़ के, कोई ईमेल पढ़ के आपको बहुत कोई आदमी ऐसा होता है जो कि आपको लिख देता है जिसके ऊपर आपको गुस्सा आ जाता है। लेकिन आप उस वक़्त अगर गुस्से में जवाब लिखेंगे ना आपकी जजमेंट क्लाउडेड होगी। आप कभी ऑब्जेक्टिवली जवाब नहीं दे सकते। आपका पर्सपेक्टिव उस चीज़ के ऊपर नहीं होगा। आप इश्यू से हट के बात करेंगे, आप ज़ातियात पे उतर आएँगे। तो वो ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर जो है ना उस बेहतर ये होता है कि इंसान खामोशी इख्तियार करे, वक़्त को गुज़रने दें। घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटे के बाद आप उसको दोबारा पढ़ें और दोबारा उसका जवाब जो भी आपने बनाया है। बेहतर ही वैसे तो ईमेल के ऊपर नॉर्मल आदत यही होती है इंसान की कि आपने रिप्लाई दबाया और टाइप करना शुरू कर दिया। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप उसको ड्राफ्ट नहीं, करके सेव सॉरी? हेलो? हेलो? अच्छा। चलिए, मैं ये कह रहा था कि जब ऐसी सूरत-ए-हाल में अगर कभी ऐसा हो ना कि जिस ईमेल के जवाब में आप समझ रहे हैं कि आप ना हो, तो आप उसको एज़ अ ड्राफ्ट सेव कर लें, पहला ड्राफ्ट बना के, उसके बाद दोबारा पढ़ें। बजाए डायरेक्ट भेजने के ना अक्सर हम गलती जो करते हैं, वो ये करते हैं कि ईमेल पे रिप्लाई दबाया और लिखना शुरू कर दिया। उसको सेंड ना करें, एज़ अ ड्राफ्ट सेव कर लें और उसके बाद उसको ड्राफ्ट को देख के दोबारा एडिट करके या अगर आप चाहते हैं तो उसको वर्ड की सूरत में, वर्ड फाइल की सूरत में सेव करके उस वक़्त उसको भेजें जब आप पूरी तरीके से मुतमईन हो जाएँ और जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड पे आपसे कहा था कि अगर आप फेस कर रहे हैं कि जी शायद इस चीज़ के कुछ बैकलैश हो सकता है, कोई मुझे प्रॉब्लम आ सकती है इसके अंदर आगे जाके, तो आप अपने किसी दोस्त से, किसी कोलीग से जो कि आपके साथ जिसको आप समझते हैं कि वो विज़डम वाला है या आपका कोई सीनियर है, उसको आप दिखा लें, उसकी एडवाइस लेके उसको आप आगे भेजें, इमीडिएटली रिएक्ट ना करें। ये ज़िंदगी में भी यही कहा जाता है कि कोई भी फैसला इमीडिएट नहीं होना चाहिए। सोच लें, बार-बार सोच लें, उसके बाद जब 3 दफ़ा आपने सोच लिया, फिर उसके बाद अल्लाह का नाम लेके अमल करें, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक ये होती है कि जैसे ईमेल में जैसे मैंने बताया ना कि हू तो उसके अंदर डायरेक्ट आप टू के अंदर एड्रेस करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप गलत टूट जाता है आपके ऑटो फिल की जो आजकल एप्लीकेशंस आई हुई है ना, उसके अंदर ऑटो फिल हो जाता है। तो ये आपने पहले देखना है कि जिसको आप मेल भेज रहे हैं, उसी को जानी चाहिए। जिसको आपने सीसी में रखना है, जब हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि सीसी क्या होती है, कार्बन कॉपी का लफ्ज़ कहाँ से निकल के आया है, या ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ब्लैंक कार्बन कॉपी क्या होती है, किन हालात में वो भेजनी चाहिए। बाज़ कंपनीज़ तो इस चीज़ को ऑप्शन देती ही नहीं है आपको कि आप किसी को ब्लाइंड कार्बन कॉपी या बीसीसी आप भेज सकें, वो उसका ऑप्शन नहीं देती। लोग ये समझते हैं कि जिसको मैं बीसीसी कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं चलता, आईटी डिपार्टमेंट को सब पता चल जाता है कि आपने किस-किस को किसी इश्यू के ऊपर बीसीसी किया है। तो अपने करियर में अवॉइड कीजिएगा कि कभी को जो है ईमेल के अंदर ना बीसीसी ना करें। बिल्कुल कोई इसकी ज़रूरत नहीं होती और ये जो है ना, सही आदमी को मेल एड्रेस करें। सब्जेक्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्या लिख रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट जो है वो आपके पूरे नीचे जो आ रहा है ना, टेक्स्ट जो आ रहा है सारा, उसको पूरा डिफाइन कर रहा होता है। सब्जेक्ट को आप एक तरीके से समझ लें कि आप थीसिस की समरी जो होती है लिखते हैं ना, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट मैटर जो होता है, वो आपके नीचे जो इतने कंटेंट्स लेटर के होते हैं, 1 पेज का है, 2 पेज का है। अव्वल तो ईमेल इतनी लंबी होनी नहीं चाहिए। ईमेल टू द पॉइंट होनी चाहिए और जिसको को पढ़ के आदमी समझ सके और जवाब दे सके। लंबी ईमेल का कोई फ़ायदा नहीं होता है। किस्से, अफ़साने, कहानियाँ जो है ना, कोई नहीं पढ़ता, किसी के पास आजकल इतना टाइम नहीं है। आपको पता है कि जनरली एक ऑफ़िस के अंदर दिन भर में कितनी ईमेल्स आती हैं आप मैनेजर हैं,
आप जरा गेस करें कि एक मैनेजर को कितनी ईमेल दिन में आती है, किसी भी इदारे में, बड़े इदारे को ले लें, किसी भी इदारे, शेल कंपनी की मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। शेल में एक मैनेजर है, एक बंदे को, एक आदमी को दिन में कितनी ईमेल आती होंगी सर? एवरेज? 40 जी 40 के करीब, 40-50 40। हो सकता है। ओके ओके, तो 40 का मतलब ये होगा कि महीने में 1200-1500 हो गई और साल के अंदर सर अराउंड 500 आई गेस। एक दिन में 500? जी ये तो यार जी केई सर। का कंप्लेंट, ये तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कराची इलेक्ट्रिक के कंप्लेंट सेंटर की ईमेल बता रहे हैं। 500 कुछ ज्यादा नहीं, तो आदमी करेगा क्या सारा दिन? हर वक्त क्या मोबाइल या लैपटॉप खोल के नहीं सर, बैठे? मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, बकायदा ट्रू किस फैक्ट है। किस किस देखा है किस मैंने एक बंदे को। नहीं, किस कंपनी? दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल सर ना। एक्चुअली वो सपोर्ट की कंपनी है, तो मैंने उनको देखा है, वो काफी मेल्स आती हैं। नहीं, किस कंपनी? आईटी सपोर्ट। आईटी सपोर्ट की ना, तो सर्विस सेंटर हो गया ना एक तरीके से। हाँ काइंड ऑफ। सर्विस सेंटर है ना वो। देखिए नॉर्मल एक आप काम कर रहे जी हैं किसी इदारे में, आप काम है, मैंने आपको शेल की मिसाल दी, एक मैनेजर है, ठीक है ना, सप्लाई चेन का मैनेजर है, कंस्ट्रक्शन का मैनेजर है, कोई भी है, उसको एवरेज जो बताया है इन्होंने यही है, 30 से 40 मेल होती हैं। कुछ मेल आती हैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन की मेल आती है, कुछ आपकी सब्जेक्ट की मेल होती है, कुछ आपको जो है आपके जूनियर्स इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि आपको लूप में रखते हैं ना सीसी के अंदर, कि जी उन्होंने किसी को लिखा एज ए बॉस, वो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जी उन्होंने ये मेल भेजी, तो आपको पता होता है। तो बाज ईमेल जो आपको आती हैं, जो आपको एड्रेस होती हैं, तो उनकी जवाब देना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। जो आप सीसी के अंदर हैं, आप पढ़ के उसको, अगर आप समझते हैं कि उसके अंदर कोई ऐड करना है तो आप जवाब देंगे, वरना उसको आप पढ़ के छोड़ देते हैं। एवरेज मेल जो है ना, वो ये जो आपने बताया वो सही है बिल्कुल, 30 से 40 नॉर्मल एक मेल की वो है। इससे ज़्यादा अगर आ रही हैं, तो आपका काम जो है उसका मतलब कोई कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा ईमेल आ रही है। एक चीज़ मैं आगे जब ईमेल को बताऊँगा तो आज आपसे शेयर कर रहा हूँ कि प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल ये है कि वर्किंग आवर में आप जहाँ काम कर रहे हैं 9 से 5 के दरमियान अगर आपको कोई ईमेल मिली है, यू हैव टू रिस्पॉन्ड विद इन 4 टू 6 आवर्स। आप उसको कल पे नहीं डाल सकते। मतलब आपको एक ईमेल आई है जिसमें आपसे कुछ एक्शन रिक्वायर्ड है, तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड 9 टू 5। ये जिन्होंने ईमेल निकाली है, अमेरिका से निकली है, ये पूरी दुनिया में फैल गई है। इस वक्त इसके जो है मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 2-3 अरब, टू मेरे ख्याल 3 बिलियन से ज़्यादा लोग तो ये जो है यूज़ कर रहे होंगे। बाद लोगों के एक से ज़्यादा ईमेल अकाउंट होते हैं, तो नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो आपको ऑफ़िशियल मेल आ गई है, वर्किंग डे के अंदर यू हैव ओनली 4 टू 6 आवर टू रिस्पॉन्ड। ये एक डेकोरम है, एक प्रोटोकॉल है ईमेल का। वीकेंड के ऊपर अगर आपको ईमेल आई है, यू आर एट लिबर्टी। आप छुट्टी के दिन, बाज़ कंपनियाँ अब ये करती हैं कि मोबाइल दे के आपको खरीद लेती हैं। आपको एक मोबाइल दे देंगी, उसके ऊपर आपका ऑफ़िशियल ईमेल एड्रेस भी होगा एंड दे एक्सपेक्ट यू, कंपनीज़ लाइक ये कराची इलेक्ट्रिक में जो मेरे दोस्त काम करते हैं, वो इस बात से बड़े बेज़ार हैं कि दिन हो कि रात हो, उनको कभी भी वो ईमेल आती है और उनके बॉसेस तवक्का करते हैं कि उसका जवाब देंगे। तो वो पर्सनल लाइफ़, वर्क लाइफ़ बैलेंस जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी के अंदर, कि अगर आपने वर्क को और लाइफ़ को बैलेंस नहीं किया। अज़ीम प्रेम जी के नाम से एक बिलियनर है इंडिया का, गुजरात का बिलियनर है, सॉफ्टवेयर के अंदर उसका बड़ा नाम है। कभी मौका मिले ना तो उसके जाके सर्च कीजिएगा गूगल पे, उसके कोट्स बड़े मशहूर हैं जो अपने एम्प्लॉइज़ को वो कहता है। एक जगह अपने एम्प्लॉयी को वो कहता है कि देयर इज़ नो पॉइंट इन वर्किंग हार्ड टू अचीव टू गेट अ बीएमडब्ल्यू फ्रॉम द कंपनी। क्योंकि ऐसा ना हो कि जब तुम बीएमडब्ल्यू लेके घर पहुँचे हो तो तुम्हारी ज़िंदगी की साथी है, घर छोड़ के जा चुकी हो। तो वो हमेशा ये कहता है कि भाई जो काम करना है अपने आप को इस तरह ऑर्गेनाइज करो कि 8 टू 4 या 8 टू 5 जो भी आपकी टाइमिंग है उसमें काम करो, और जब ऑफिस छोड़ के घर जाओ तो ऑफिस को भूल जाओ, कंसंट्रेट ऑन योर फैमिली। मैंने आपको वो मिसाल बताई थी जो कोको कोला के चीफ की, एक बड़ी वीडियो मशहूर हुई थी, वायरल हुई थी आज से कुछ 4-5 साल पहले। कोको कोला का जो चीफ है पूरी दुनिया में, जो ग्लोबल चीफ उनका है, वो साल में एक कॉन्फ्रेंस करता है और उस कॉन्फ्रेंस में हर मुल्क का कंट्री हेड आता है। तो तकरीबन 141 कंट्रीज या 142 कंट्रीज में कोक है
इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो वो जो 4-5 साल पहले जो उनका सीईओ था, जब लोग समझ रहे थे कि ये आया है और तकरीर करेगा, भाषण देगा, कुछ बोलेगा, वो आया और उसने कहा कि जो है मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि ज़िंदगी जो है ना एक जगलर की तरह गुज़ारनी चाहिए। आप समझ लें कि आपके हाथ में 6 बॉल हैं, 1 बॉल आपकी अपनी ज़ात की है, एक आपकी फैमिली की है, एक आपके वर्क की है, एक आपके दोस्तों की है, एक आपके फ़ेथ की है, ठीक है ना? ए पेरेंट्स की है, ये 6 बॉलें, आपको इनको हर वक़्त हवा में रखना होता है, बैलेंस करना होता है। ज़्यादातर लोग जो ज़िंदगी में गलती करते हैं कि वो एक बॉल को हवा में रखने की कोशिश करते हैं, उसका नाम है वर्क। और बाकी 5 बॉलें जो हैं, जो फैमिली है, अल्लाह है, दोस्त हैं, बीवी-बच्चे हैं, उन सबको हम ज़मीन पे गिरा देते हैं। ये भूल जाते हैं हम कि वो 5 बॉलें शीशे की हैं, एक दफ़ा टूट गई तो बन नहीं सकती। और वर्क की बॉल जो है वो टेनिस बॉल है, ज़मीन पे गिरेगी, उछल के दोबारा वापस आ जाएगी। तो आपको इन सब ताल्लुकात को बैलेंस करना होता है। कल भी मैं आपसे बात कर रहा था, किताबों की मैंने आपसे बात की थी, जो टॉप 25 का जो गूगल ने सर्वे किया है, जो चीफ ये और अमेरिका के बड़े कामयाब कॉर्पोरेट चीफ हैं, उनकी जो 5 कॉमन हैबिट्स हैं वो क्या हैं? अर्ली राइज़र, इबादत करना अपने तरीके से। मैं वो वॉरेन बफे की मिसाल दे रहा था आपको, कल मैं नाम भूल गया था, हमाद से मैं पूछ रहा था क्या नाम है? वॉरेन बफे का। किताबें कितनी पढ़ते हैं? मिनिमम 20, 30, 40, 50 किताबें पढ़ना। वो आप ये देखिए ना जिसकी इतनी बातें होती हैं, मैं और आप तो इसमें खर्च हो जाते हैं कि जी सूट जो है कौन-सा पहनना है, अरमानी का पहनना है क्या मैंने खैर वो तो अरमानी का तो हम चंद ही लोग सोच सकते हैं, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते पहनने का, ना हमारे इतने ज़रा आमदनी है, ना कुछ है। और मैं समझता हूँ ये वेस्ट ऑफ मनी भी है कि बात इसकी अहमियत नहीं होती है कि आपने किसका पहना हुआ है, सूट क्या पहना हुआ है। बात ये होती है कि लोग जो है ना, जितना इन्वेस्टमेंट अपने कपड़ों में, अपने जूतों में, अपनी परफ्यूम में, अपने बालों पे करते हैं ना, अगर इतनी इन्वेस्टमेंट अपने ज़हन पे भी कर लें ना, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। एडवर्ड डी बोनो एक है, ऑक्सफोर्ड का प्रोफ़ेसर है, बड़ी किताबें उसकी मशहूर हैं। उसकी सिक्स सेट्स के नाम से किताब है, हाउ टू हैव अ ब्यूटीफुल माइंड। छोटी-छोटी किताबें 100 स मतलब 100 पेजेज़ 120 पेजेस की उसकी किताब नहीं, वो अपनी जो किताब है ना हाउ टू हैव अ ब्यूटीफुल माइंड में एक ही चीज़ लिखता है, पहले पेज के ऊपर लिखता है कि नो मैटर आपने जो है $10,000 का सूट पहना हो, $3,000 के जूते पहने हुए हों, ब्रांडेड चश्मा लगाया हो, हाथ पे पेटी फिलिप की घड़ी हो, लेकिन जिस वक़्त आप अपना मुँह खोलते हो ना, आप सब कुछ दे देते हो। तो द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू मेक इन योर क्लोथ्स, थोड़ी-सी अपने दिमाग पे भी इन्वेस्टमेंट कर लिया करो ताकि लोग तुम्हारी बात सुनना पसंद करें और तुम्हारी चीज़ करें, ये बहुत ज़रूरी होता है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किताबें पढ़ने से आता है। जो लोग किताबें पढ़ते हैं ना, आप यकीन कीजिए कि उनकी ईमेल्स भी बहुत बेहतर होती हैं, उनकी जो जो ड्राफ्टिंग वो करते हैं या जो रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, वो बहुत बेहतर हो जाती है किताबें पढ़ने वालों की। कभी-कभी मैं प्लेगरिज़्म की बात नहीं कर रहा, कभी-कभी आपको उन किताबों से ऐसे जुमले याद आ जाते हैं जो कि आप कोट अनकोट में भी लिख सकते हैं, आप वैसे भी उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं और वो आपकी एक वैल्यू बढ़ा देते हैं। मेरे एक कोलीग था, आईबीए का ग्रेजुएट था, मेरे साथ उसने काम करना शुरू किया, तो मैंने पहला ड्राफ्ट जो उसका देखा तो मैंने उसको बुला के कहा, हुज़ैफ़ा नाम था उसका, मैंने कहा, "हुज़ैफ़ा, यू विल गो प्लेसेस।" कह रहा है, "सर क्या हुआ? मैं तो मैनेजमेंट ट्रेनी हूँ।" मैंने कहा, "मैं आज तुम्हें कागज़ पे एक बात लिख के दे रहा हूँ। अगर तुमने 5 साल इदारे में काम कर लिया ना, जिस तरीके से तुमने ये किया है, तुम्हारी ड्राफ्टिंग, तुम्हारा एटीट्यूड ऑफ वर्क जो है ना, वो मैं तुम्हें 5 साल के अंदर सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव देख रहा हूँ, जो कि नॉर्मली 10 साल लगते हैं। क्योंकि तुम्हारा इस खत ने मुझे ऊपर जो एक इम्प्रेशन क्रिएट किया है, इस ड्राफ्ट ने जो इम्प्रेशन क्रिएट किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें आज फ़ोरकास्ट कर रहा हूँ।" तो और वाक़ई ऐसा हुआ, ये अलग बात है कि बाद में उसके फ़ादर की डेथ हो गई तो अ, ही रैन अवे एंड उसने अपना कारोबार जो फ़ादर का कारोबार सँभाल लिया, केमिकल इम्पोर्ट का काम था। लेकिन आप एक खत को देख के, एक ड्राफ्ट को देख के लड़के का फ्यूचर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके एटीट्यूड को देख के आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा कहाँ तक जाने वाला है। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर आपके अंदर कोई बायस नहीं है ना, किसी भी तरह का
सुबाइयत का, लैंग्वेज का, मज़हब का, ये अगर नहीं है ना आपके अंदर, तो आप लड़कों को पिक करके लड़कों से जब मैं कहता हूँ तो हमारी बेटी को बुरा नहीं मानना चाहिए, वो ज़बान पे लफ्ज़ चढ़ा हुआ है, जो भी आपके साथ कलीग्स आ रहे होते हैं, ऐसी भी होते हैं मतलब बच्चियाँ होती हैं कि जो अ, मतलब मेरी एक कलीग है वो जी मेरे साथ बहुत जूनियर थी वो, तो मैंने उसको कहा था कि तुम मेरी बात लिख लो कि एक दिन जो है तुम जो है कंपनी की जनरल मैनेजर बनोगी तुम, पाकिस्तान स्टेट ऑयल में तुम जनरल मैनेजर अभी जनरल मैनेजर नहीं बनी, डिप्टी जनरल मैनेजर वो बन गई है। और उसके अंदर एक टैलेंट था, मैंने उसको ज़रा-सा एनकरेज किया, उसने एक स्कॉलरशिप होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है जो कि पाकिस्तान की खवातीन को एनकरेज कर रही हैं। अभी आपने पढ़ा होगा ट्रंप को बड़ी गालियाँ देते हैं लोग, सब कुछ बुरा-भला कहते हैं, लेकिन आपको पता है जाने से पहले आखिरी बिल उसने क्या साइन किया है? कनाडा मलाला फंड्स। मलाला का। अब आप बताइए कि अमेरिका में अब जितनी भी स्कॉलरशिप खवातीन की होंगी, पाकिस्तानी लड़कियों के लिए वो क्या काम करके चला गया? आपने देखा कि अब जितनी भी स्कॉलरशिप होंगी ना, यहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, हम लोग इतने बायस्ड हैं ना कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है ना, आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कितने अच्छे क्यों ना हो, आपको नहीं मिलेगी। आप बेहतरीन आपके स्कोर्स हों, आप उनके जितने एसेस लिखने हो, आप ये लिखें, वो लिखें, आपकी रिकमेंडेशन मैं कितनी अच्छी लिख दूँ, आपको नहीं मिलेगी। क्यों? कि पाकिस्तान के अंदर फुलब्राइट को डोमिनेट करते हैं लम्स के लोग। They do not allow anybody outside LUMS graduate to get that scholarship. एक लड़का मेरे साथ काम करना शुरू हुआ, वो आया बीसीसीआई फास्ट का गोल्ड मेडलिस्ट था, आईबीए का गोल्ड मेडलिस्ट था। वो पीएसओ में आया, उसने हमारे साथ काम करना शुरू किया। उस बच्चे के साथ एक हैंडीकैप था। 9 साल की उम्र में उसको एक ऐसी बीमारी हो गई कि उसके ग्लैंड्स वगैरह आउट हो गए, ही बिकेम ओवरवेट। उसने अपने इम्तिहान जो एम्बुलेंस में जाके दिए और उसके बाद उसने किया, लेकिन वो बहुत ओवरवेट था और चलता भी बड़े अजीब तरीके से था। तो आई सॉर्ट ऑफ बिकेम हिज मेंटोर। मैंने कहा सबको कुलीग को कह दिया अगर किसी ने इसका मजाक उड़ाया, कुछ किया, इसको डिस्करेज किया ना, मेरी उसके जाती दुश्मनी हो जाएगी। उस लड़के ने फुल ब्राइट के लिए अप्लाई किया। आई वाज वन ऑफ हिज रिकमेंडी और मुझे पूरा यकीन था कि इस लड़के को मिलना चाहिए जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, एकेडमिक रिकॉर्ड है और जो इसने एस्से लिखे थे उसको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए एस्से लिखने पड़े। और मैंने उसकी रिकमेंडेशन लिखी थी और जितनी अंग्रेजी मुझे आती थी मैंने उस लड़के के लिए लिख ली थी। एक और उसका प्रोफेसर था फास्ट का, उसने उसको दी थी रिकमेंडेशन। वो बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं तो मतलब आपको पता है मेरा तो वो ना ऐसे कि मुझे आग लग गई है कि पता क्या हो गया ये जुल्म की देख के ना। तो मैंने फुलब्राइट फाउंडेशन को एक खत लिखा था और बड़े गुस्से में लिखा था, लेकिन फिर मैं रुक गया। जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने उस लड़के को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ। मैंने कहा ये मैं लिख रहा हूँ फुलब्राइट फाउंडेशन को, तुम देखो मैं सही लिख रहा हूँ। उसने कहा नहीं सर आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं लिखे। मैंने उसमें ये लिखा था कि जिन लोगों को तुमने पाकिस्तान में जज बनाया हुआ है ना, जो यहाँ से क्लियर करते हैं, दे आर बायस्ड और ये अपने नेपोटिज्म कर रहे हैं, ये वो मैंने मतलब जो लिख सकता था कि अपने उनको करते हैं, ये करते हैं। देखिए, अगर आप इंसाफ कर रहे हैं ना, इंसाफ नज़र आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि लम्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो बहुत हद तक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मिलता-जुलता है, उनको मैच करता हुआ है। शायद हमदर्द का कोई ग्रेजुएट बिज़नेस जो पढ़ रहा है, वो उनके बराबर ना पहुँचता हो, फाइन। लेकिन कोई एक आध एक्सेप्शन भी होता है। आप सिर्फ़ इस बुनियाद के ऊपर कि वो लम्स का ग्रेजुएट नहीं है, तो आप उसको उसकी जो क्रेडेंशियल हैं वो सब कुछ हों, तो फिर भी मैंने उसको उसके कहने पे उस लड़के ने मुझे कहा नहीं सर ये ना लिखें, ये अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है, आपके दस्तखत से ये नहीं जाना। उसने मुझे समझाया कि आप ये ना लिखें, ये आपने बड़ा गुस्से में खत लिखा है। तो मैंने उनको लिखा, फुलब्राइट फाउंडेशन वालों को कि आप जो कुछ समझ रहे हैं कि ये खिदमत कर रहे हैं, ये खिदमत नहीं हो रही। जिन लोगों को आपने सेलेक्ट किया दे आर नॉट यू नो फेयर पीपल नहीं है और ये अनफेयर प्ले हो रहा है इसके अंदर। होना होना तो कुछ भी नहीं हुआ। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये जो काम कर गया है ना ट्रम्प, पाकिस्तान की खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए एक रास्ता खोल गया है। एक आपको जेन्युइन स्कॉलरशिप मिलेंगी, वो जो जब आपको जज करेंगे ना, उसके अंदर बायस नहीं होगी। इस लड़की की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसने शेवनिंग एक स्कॉलरशिप होती है जो कि इसमें प्रेफ़र करते हैं कि खवातीन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है। इसने वो विन की, इंग्लैंड गई, इंग्लैंड से इसने मास्टर्स किया, एमबीए किया लेस्टर यूनिवर्सिटी से
और वो उसके अंदर डिस्टिंक्शन लेके आई, किया, और अब वो आगे बढ़ रही है करियर के अंदर, इंशाल्लाह अल्लाह और भी कामयाब करेगा। तो ये ना हमारी जेंडर की बुनियाद पे होनी चाहिए, ना हमारी जो है ज़बान की बुनियाद पे होनी चाहिए, ना हमारी रिलीजन की बुनियाद पे होनी चाहिए। जब तक आप फेयर नहीं होंगे ना, अपने साथियों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, ना आप इदारे को खिदमत कर सकते, ना आप आगे लेके जा सकते। ठीक है? तो आज की जो इसको अगर जो पिछली चीज़ों को हम समराइज़ करें, जो हमने अब तक बातें की हैं, 3 बातें तो आप देख लीजिए ना। एक, नंबर 1, कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड सही होनी चाहिए इम्पोर्टेंट मेल लिखते वक़्त। कभी भी हेस्ट में ना लिखें। जो छोटी-छोटी मिस्टेक्स है वो ना करें। ये समझ लें कि आपकी ईमेल अगर किसी जाने-पहचाने शख्स को जा रही है तो फिर तो कोई बात नहीं, अननोन शख्स को जा रही है तो आपका तारुफ है। आप अपना तारुफ करा रहे हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अपने तहरीर के ज़रिए, अपने लैंग्वेज के ज़रिए, अपने जो अल्फाज़ का सिलेक्शन है उसके ज़रिए आप अपना इसको करा रहे हैं। ठीक है? अब बात हमने कर ली है स्पेलिंग के चेक करने की, बड़ी है एक्यूरेसी, जितने भी है ना डबल चेक जो है ना सारी फील्ड्स को आपने करना ज़रूरी है, प्रूफ रीड करना ज़रूरी है। आई नो कि ये जब 40 ईमेल आपके पास आएँगे ना, ये आपको ये बातें बकवास लगेंगी। लेकिन आप याद रखिए कि 40 में से 30 ईमेल ऐसी होंगी जिनके जवाब वन लाइनर होते हैं। आपको डिटेल जवाब जो देना होता है या को होता है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, हार्डली दिन में 4 या 5 या 6 मेल्स ऐसी होती हैं कि जिनका कि आपने जवाब प्रॉपर देना होता है। बाकी तो कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मिलेंगी, कुछ के ऊपर जो आपका एक्शन होगा, कुछ के ऊपर जो आपका एक्शन होगा, वो बड़ा एक लिमिटेड एक्शन होगा, वन लाइनर, टू लाइनर आपका होगा। ठीक है? आज मैं इस चीज़ को यहाँ रोक रहा हूँ, इसलिए कि मुझे अभी एक काम से जाना है। तो लेट्स स्टार्ट, कल दोबारा हम यहीं से शुरू करेंगे। कल 1 से 2 क्लास है ना हमारी, यस सर। और उसके बाद फ्राइडे को हमने स्पेशल क्लास करनी है, और संडे से आपके ग्रुप प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। गालिब साहब यही एक प्रोग्राम है ना? यस सर। और कोई यस सर। तरीका है आपके पास अटेंडेंस बढ़ाने का? ये तो जैसे-जैसे सेमेस्टर क्लोज हो रहा है, आपकी अटेंडेंस कम होती चली जा रही है। शुरू में 25, 26, 25, 22, अब तो होते-होते मतलब टीनेज हो गए हैं आप लोग, नंबर टीन्स में आ गया है। उसके बाद ये ना हो कि सिंगल डिजिट में चले जाएँ हम लोग। हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं मुझे। बाय द टाइम वी क्लोज सेमेस्टर तो मेरे ख्याल से मैं होऊँगा, गालिब होगा, हम्माद होगा, अज़ीम होगा, वो सॉरी अ, मेरी एक तो याददाश्त खराब हो गई, मैं नाम भूल जाता हूँ। जो रेगुलर आने वाले हैं, अमीन होंगे, हाँ, अ, और अपना ख्वाजा साहब हैं, ये बेचारे हर क्लास में होते हैं। मैंने इनकी शक्ल नहीं देखी, बट आई रियली वुड लाइक टू मीट यू ऑल। कभी अगर ज़िंदगी ने मौका दिया सेमेस्टर के अंदर, जवेरिया हैं, ये आती हैं हर क्लास के अंदर, उस्मान साहब हैं, हसन हैं, ये लोग जो है ना बड़े रेगुलर, मेरे ख्याल से इनकी 100% अटेंडेंस होगी अगर जो मैं नाम ले रहा हूँ, अगर कोई मिस कर रहा हूँ तो। सुनील, यस, सुनील इज़ ऑलवेज़ देयर। तो कहीं ऐसा ना हो कि पार्टिसिपेंट जो हैं वो घटते-घटते सिंगल डिजिट में चले जाएँ और मैं आपको ढूँढ रहा हूँ और आप मुझे सर ढूँढ कुछ रहे हो। लड़के ढीठ हैं, वो जान के नहीं आते। चले भाई, हो जाने, उनका काम जाने। देखो भाई, बात ये है, मैंने आपको सोक्रेटिस की मिसाल दी थी ना कभी, आपको दी है, किसको दी थी मैंने मिसाल ये? आपने नाम सुना है ना, ये जो ग्रीक मिथोलॉजी में 3 है ना जो उनके नाम लिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सुकरात, बुकरात और अरस्तु, 3 नाम है ना ये, सोक्रेटिस है, प्लेटो और यस अरिस्टोटल है। आपको मैंने इनकी कहानी सुनाई थी इनकी, गैंग ऑफ 3 की? कभी सुनाई है मैंने आपको कहानी? ये रियल कहानी है। नहीं नहीं सर। सर। चलें, नहीं सर। कल कल पे छोड़ते हैं इसको, क्योंकि मेरा बेटा मुझे घूर रहा है, मुझे उसके साथ कहीं जाना है। तो कल जब क्लास शुरू करें ना, मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको बताऊँगा। कि देखें, यस सर। टीचर जो होता है ना उसके लिए सारे स्टूडेंट बराबर होते हैं, उसमें कोई बायस नहीं होती। माँ-बाप को भी वो बच्चा अच्छा लगता है जो कि पहली आवाज़ के ऊपर उनको पानी का गिलास दे देता है। जो बच्चे माँ-बाप को इग्नोर करते हैं, माँ-बाप सबके लिए बराबर से दुआ करते हैं, लेकिन उसके लिए दिल से करते हैं जो उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहता है। यही टीचर का होता है कि टीचर के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं होता, किसी में कोई ये नहीं करता। लेकिन जो बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है ना, अब मैं यहाँ पे आप बैठे हुए हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, मैंने तो शक्लें भी नहीं देखी, एक आध की शक्ल अगर भी यहाँ पे नज़र आ जाती है कैमरे पे, तो आ जाती है। अदरवाइज़ तो मेरा मतलब कोई फ़िज़िकल इंटरेक्शन आप में से एक से भी नहीं हुआ है। मैंने ना किसी को नहीं देखा है फ़िज़िकली।
लेकिन मैं एक बात अभी यहाँ बैठ के बता सकता हूँ कि कौन अपने आप से सिंसियर है। जो अपने आप से सिंसियर नहीं, वो मुझसे सिंसियर कैसे होगा? सिंपल सी बात है। अगर कोई इग्नोर कर रहा है क्लास को, ढीठ बन रहा है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, मेरा क्या जाएगा? आपका क्या जाएगा? आपने पूरी एफर्ट कर ली, आप अल्लाह को जवाब दे सकते हैं कि जी मैंने पूरी एफर्ट की इसको क्लास में लाने के लिए। मैं गवाही दे सकता हूँ कि आपने एफर्ट की, आप मेरी गवाही दे सकते हैं कि मैंने एफर्ट की। ये सारी वीडियोज़ जो बन रही है, ये इस बात का रिकॉर्ड है कि हम एफर्ट कर रहे हैं, इनको लाने की, इनको समझाने की। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई नहीं सीखता, उसका अगर रिजल्ट खराब होता है, तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना। कल को सारी उम्र उसके नाम के ऊपर अगर कोई एफ आ गया या कोई डी ग्रेड, ये मुझे तो ग्रेडिंग भी नहीं पता अभी तक यहाँ पे क्या होती है। वो तो मैं नहीं कर सकता ना। ये तो ओवर माय डेड बॉडी के किसी कोई बंदा ने पढ़ा ना हो, उससे मुझे कहा जाए कोई नंबर दे दे, तो मुझे वीसीबी कहेगा तो मैंने काम नहीं करना, मैं छोड़ना पसंद करूंगा। ऐसा काम नहीं करूंगा कि मैं नाइंसाफी करूं, क्योंकि मेरी एक जवाबदेही अल्लाह के आगे भी है। जब मैं अपनी कब्र में लेटा हूंगा ना, अपने अमाल की जवाबदेही करूंगा, आपके अमाल की नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं किसी के साथ ज्यादती कर रहा हूँ, कि इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है किसी शख्स को मैं उतने नंबर दे दूं कि जो मेहनत करने वाले के बराबर हो, किसी के कहने के ऊपर। मुझसे बड़ा जालिम कौन होगा फिर, अगर मैंने ये किया तो? ये तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। वो अगर कर रहे हैं, वो जाने, उनका करियर जाने, वो ज्यादा बेहतर समझते होंगे कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है, आई डोंट ब्लेम देम। हो सकता है किसी की मजबूरी हो सकता है कोई हड़ाराम हो। हर तरह के लोग होते हैं जिंदगी के अंदर, आपका वास्ता पड़े। मैं आपसे इजाजत लूंगा, कल इस पे खत्म करेंगे। एंड प्लीज somebody to remind me, take number 1 to record, start the recording, number 2, ये मैंने आपसे ये बात शेयर करनी है ग्रीक मिथोलॉजी। ठीक है? ठीक है सर। तैयारी ठीक कर है लो फाइनल की अच्छी तरीके से, क्योंकि फाइनल मैंने बहुत सख्त लेने, मैंने मिड टर्म बहुत आसान लिया था मेमन साहब के कहने पे। फाइनल का पेपर मैंने बहुत सख्त बनाना है, मैं भी कह रहा हूँ तुम लोगों से। ये मत कहना कि सर आपने नहीं बताया था हमें। नहीं सर, मैंने डराए तो बताया नहीं ना था। सर अब आप। जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ डराए नहीं आप अभी से डराए नहीं आप प्लीज। मैं डरा नहीं रहा, मैं डरा नहीं रहा, मैं फाइनल का पेपर डिफरेंट लूंगा, बस ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, इट विल बी ऐसे 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 आप बोल सकते हैं। इट विल बी अ डिफरेंट टाइप। ये नॉर्मल पेपर नहीं होगा। एक तो पहली बात तो असाइनमेंट बेस्ड नहीं होगा, नंबर 1। ठीक है? आर यू क्लियर अबाउट इट ना? मैं तो इसको, और हो सकता है जी मैं क्लासरूम में लूँ ये पेपर, उस वक्त अगर हालात बेहतर हुए हो सकता है क्लासरूम में हो पेपर, बट इट विल बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर, इस तरह का नहीं होगा। ओके? मेरी तरफ